लास्ट वीक मैंने ऑटिज्म एंड होम्योपैथी करके एक वीडियो डाला था और उसमें बोला था कि आगे ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज में हम लोग अलग अलग होम्योपैथ लोग का इंटरव्यू लेके आएंगे कि ऑटिज्म में होम्योपैथी कितना कारगर हो सकता है, होम्योपैथी किस हद तक इसमें सूटेबल हो सकता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने के लिए। क्योंकि मैंने बोला है बहुत सारे वीडियोज़ में कि ऑटिज्म जो होता है उसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकता कि किस वजह से हुआ है, तो इसलिए उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चलता है, मेडिसिनल मैनेजमेंट बहुत कम ही। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जैसे ही बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं है तो आई कांटेक्ट इंप्रूव करने के लिए, कमांड फॉलोइंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सेंसरी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से जैसे मैनेजमेंट हम लोग करते हैं वैसे ही ट्रीटमेंट में सब लोगों को होता है कि कुछ ना कुछ मेडिसिन चले, जिससे कि कुछ सप्लीमेंट के तौर पे ही चले या फिर कुछ उससे सपोर्ट मिले, न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट मिले, तो वो हम लोग करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज शुरू किया। इसमें अलग अलग होम्योपैथ लोग से इंटरव्यू का सेशन करने की बात कही गई थी, वो किसी कारणवश अभी नहीं हो पाया। कारणवश क्या, असल में मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है और अभी पटना में 2 सेंटर हैं, एक नए सेंटर का प्लानिंग चल रहा है, तो उसके सेटअप वगैरह में थोड़ा अपने बिजी होना पड़ता है क्योंकि अपने हिसाब से उसको सेट करना होता है और दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे थोड़ा सा अलग मेरा कॉन्सेप्ट चलता है। क्योंकि हमेशा से मेरा ये रहा है कि डिमांड बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं करते हम, नीड बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। तो अब आज बात करेंगे, आज का टॉपिक भी हमारा यही रहेगा कि डिमांड बेस्ड ट्रीटमेंट क्या होता है और नीड बेस्ड ट्रीटमेंट क्या होता है, या थेरेपी कहते हैं कि डिमांड बेस्ड थेरेपी और नीड बेस्ड थेरेपी। देखिए पहले दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि डिमांड बेस्ड थेरेपी या ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अभी मेरे पास हज़ारों लोगों के फ़ोन आ चुके हैं, 3-4 महीने से जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, हज़ारों लोग फ़ोन कर चुके हैं और सबका पहला सवाल या पहला शिकायत या पहली समस्या जो सुनानी है वो उनका ये रहती है कि वो बोलते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है। जब भी फ़ोन करेंगे तो बोलेंगे कि बच्चा बोलता नहीं है, बोलने की प्रॉब्लम है। कोई बोलते हैं कि बच्चा समझता नहीं है, सिर्फ समझ लेगा तो ये है। मतलब सबके बात से ये झलकता है कि उनके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बोलने की प्रॉब्लम है, वो हो जाए तो सब ठीक हो जाए। अब गलती उनकी भी नहीं है, गलती उनकी इसलिए नहीं है क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम है। कभी भी हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम है, जब एक्सेस होता है तभी हमको लगता है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है तो जाके दिखा लेना चाहिए। जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं, सिंपल सी बात समझिए, प्रैक्टिकल लाइफ से चीज़ों को जोड़ने से ज़्यादा समझ में आती है। जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं, कार है, बाइक ही मान लो, बाइक है, आप चला रहे हैं, जब तक चल रही है ठीक है, आप ध्यान भी नहीं देने जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो नया गाड़ी रहे या नया मोबाइल रहे तो उसका प्रॉपर केयर सब लोग करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अब गिरो पड़ो हमको मतलब है ही नहीं। तो नया गाड़ी हो तो उसको क्या करते हैं, टाइमली हम लोग मोबाइल चेंज कराते हैं, टाइमली उसका सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसकी अहमियत कम होती जाती है तो हम लोग उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं। अब मान लिया कि चलाते चलाते गाड़ी को ज़रूरत फील हुई, फ्यूल नहीं है, मोबिल नहीं है, तो क्या होगा, बंद हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी तब हमको दिमाग में खटकेगा कि इसको बनवाएंगे, नहीं तो चलेंगे कैसे। तो सिंपल 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की गाड़ी है जो आपके लाइफ का मतलब सब्सिडियरी पार्ट है। सब्सिडियरी पार्ट इसलिए है कि वो नहीं रहे तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं। प्राइमरी पार्ट क्या है, आपकी बॉडी, एक गाड़ी की तरह ही समझ लीजिए। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इग्नोर करते हैं, जैसे गाड़ी को इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि एक प्रॉब्लम हो गई तो वो प्रॉब्लम परसिस्ट करने लगी और क्या होता है, क्रोनिक केस में जाके अब उसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारा आने लगता है। कॉम्प्लिकेशंस जब आने लगते हैं तब क्या हो गया, अचानक से कोई काम करना बंद कर दे, कोई अंग काम करना बंद कर दे, या फिर डेली लाइफ में हम लोग को डिस्टर्बेंस होने लगे उस चीज़ से, तब जाके हम लोग को समझ में आता है कि कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले से इंडिकेटर है, गाड़ी में भी इंडिकेटर है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, पहले गाड़ी फ्रेश चलती थी, अभी नहीं चलती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी नहीं चलती है, उस टाइम ही आप चेक करा लेंगे। कभी कभार होता है कि किसी पहिए में हवा नहीं है तो गाड़ी इधर उधर हैंडल उसका भागने लगता है। तो ये आपको समझना चाहिए, आपको दिमाग स्थिर रखना है कि हाँ गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है।
तो या तो हैंडल में कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो चेक करेंगे तो पता चलेगा लोग आगे वाले में हवा नहीं है, इसलिए गाड़ी इधर उधर नाच रही। उसी तरह की प्रॉब्लम जैसे कि फिजियोथेरेपी में हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जनरली अभी के टाइम में हर किसी को हो रहा है, 70-80% लोगों को, क्योंकि बैठने का पैटर्न सही नहीं है, झुक के दिन भर काम करना है, पीछे गर्दन कोई करता नहीं है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्टार्टिंग सिम्टम है, हल्का फुल्का पेन हुआ, एक पेन किलर खा लिए, छोड़ दिए। अब क्या है कि हमको पता नहीं है कि उसमें करना क्या है, तो पता नहीं है करना क्या है तो क्या करेंगे, पेन किलर खा लिए और बस वैसे ही कर रहे हैं जो रूटीन है। अभी के समय में आदमी को ये है कि एक तो तकिया एक लगाएगा, उसको भी क्या करे, एक तो मोटा सा तकिया लगाया, उसको बीच से फोल्ड करके डबल कर दिया, उससे भी मन नहीं भरा तो क्या किया कि सोफा वगैरह के आर्म पे गर्दन टिका के और एकदम पूरा, अब जैसे गर्दन जितना ऊंचा टिकाएंगे गर्दन नीचे की तरफ जा रहा है, और तब टीवी देख रहे हैं, घंटों अजीब से पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। हम स्टार्टिंग में इग्नोर करते जाते हैं। इग्नोर करने का नतीजा ये होता है कि वो 6 महीने साल भर बाद स्पॉन्डिलोसिस में कन्वर्ट होता है, मतलब कि वहाँ डिजेनरेटिव चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो क्या करता है कि नर्व को पिंच करना शुरू कर देगा। अगर वहाँ डिजेनरेशन हो गया, ऑस्टियोफाइट वगैरह बन गया, तो नर्व को क्या करेगा, कंप्रेस करना शुरू कर देगा। नर्व को कंप्रेस करना शुरू करेगा तो क्या होगा कि रेडिएटिंग पेन होना शुरू होगा। रेडिएटिंग पेन जिसको रेडिकुलोपैथी बोलेंगे, वो स्पॉन्डिलोसिस का साइन है। तो अब वो जब होना शुरू हो जाएगा और लंबे समय तक वो चीज़ जब रह जाएगा तो क्या होगा, नर्व में क्या होगा कि डिजेनरेशन की प्रोसेस शुरू होगी। अब नर्व जब डैमेज होना शुरू होगा तो क्या होगा, मसल की वेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए प्रॉब्लम छोटी सी थी कि पोस्चर गड़बड़ था, आपको स्टार्टिंग में ये हुआ, तो उस टाइम में ही अगर आप अवेयर होते तो फिजियोथेरेपी में चले जाते, आपको सॉल्यूशन बता दिया जाता। उसके अकॉर्डिंग आप डेली रूटीन में चेंजिंग करना होता है। जैसे बोलता है लोग, वो बहुत सारे जिम वाले जो हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जो हैं, वो बताते हैं कि जिम में 2-3 घंटा जो टाइम देते हैं उससे बॉडी नहीं बनती है। उसके बाहर जो आप दुनिया में रह रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में रह रहे हैं, तो उसमें आप कितने संयम के साथ रह रहे हैं, बॉडी के साथ कितना ये सही कर रहे हैं, कितना डाइट फॉलो कर रहे हैं, कितना फिट रहना चाहते हैं, कितने वेल डिसिप्लिन्ड आप रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी बॉडी बनना। सेम वही चीज़ यहाँ भी होती है कि अगर आपको वो मैंने जो एग्जांपल दिया कि माइनर वो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई, तो वो जो प्रॉब्लम हुई आपको, अगर उसी टाइम में आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते, वो आपको सही उपाय बता देते कि आपको तकिया कैसे लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप क्या करते कि अपने रूटीन में उसको शामिल कर लेते, तो फर्दर वो प्रॉब्लम नहीं होती। गर्दन झुका के काम करना है, हर काम आदमी को गर्दन झुका के ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ फ्लेक्शन जब कर रहे हैं तो ये जैसे गर्दन झुकाए तो ये फ्लेक्सर मसल्स जो हैं, तो फ्लेक्सर्स मसल्स जो हमारे हैं वो क्या होते हैं कि वो वीक हो, एक्सटेंसर्स मसल को हम खींच दिए, तो उससे प्रॉब्लम होती है कंटिन्यूसली। अब एक्सटेंशन कभी हम करते नहीं हैं, तो एक्सटेंशन हम कभी करते नहीं हैं तो सिर्फ फ्लेक्शन करेंगे तो यार ये बात है, इधर से खिंचाव होगी, स्पाइन एक दूसरे के ऊपर आगे की तरफ आएगा, धीरे धीरे माइक्रो ट्रॉमा होते होते स्पॉन्डिलाइटिक चेंज होगा, उसके बाद स्पॉन्डिलोसिस होगा, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस तक का कंडीशन आ जाता है। तो वहीं केयर कर लिए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए इसमें ही डिमांड बेस्ड थेरेपी पे बता देते हैं। डिमांड बेस्ड थेरेपी का मतलब क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हुई, अब डे टू डे काम आपका हैम्पर होने लगा, जैसे स्पॉन्डिलोसिस के कंडीशन में आप है, डे टू डे आपका काम हैम्पर होने लगा। अब वो हैम्पर होने लगा तो क्या करते हैं आप, सबसे पहला आपका काम होता है कि चूज करते हैं सबसे टॉप का डॉक्टर कौन है यहाँ पे। टॉप का डॉक्टर कौन, मतलब कि जैसे आप हाथ में ये हो गया, झिंझनी आनी शुरू हो गई, मसल वेस्टिंग होनी शुरू हो गई, तो आपको लगता है कि ये न्यूरो से दिखाना चाहिए। इतना आपको पता है, अभी के समय में हर किसी को पता है कि हाँ कौन सा केस न्यूरो को दिखाना चाहिए, कौन सा केस ऑर्थो को दिखाना चाहिए। अभी ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक पेशेंट रिसेंटली मेरे पास 2 दिन से आ रहे हैं और उनको सेम प्रॉब्लम हुई। वो क्या किए कि पटना के सबसे टॉप न्यूरो को चुने, उनके पास गए। वो साहब क्या किए कि सबसे पहले MRI लिखे और NCV टेस्ट होता है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, NCV टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, और EMG उनको कराया, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। वो टेस्ट मतलब कि ये सारा टेस्ट 15 से 20 हज़ार में उनका कंप्लीट आया। उसके बाद लैब वगैरह का टेस्ट जो भी हो
15 से 20 हज़ार में उनका टेस्ट हुआ। उसके बाद 3-4 महीने के लिए उन्होंने लिख दिया दवा। और एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मॉडर्न मेडिसिन जो है ये कहीं से भी सॉल्यूशन के लिए है ही नहीं। अभी के समय में भले आप भागें इमरजेंसी केयर के लिए, उसमें जाएं, लेकिन कहीं से भी ये सॉल्यूशन के लिए है ही नहीं। ये क्या करता है कि एक प्रॉब्लम को दबाने के लिए दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे एक पेंसिल से लाइन खींचिए, बिना मिटाए बिना काटे उसको छोटा करना है, तो उसके सामने एक बड़ा लाइन खींच दीजिए। ये सुना होगा बीरबल अकबर के जोक में ऐसे कुछ। सेम इसी तरह की कहानी यहाँ होती है कि एक कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी छोटी सी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या फिर आपका ध्यान वहाँ नहीं जाए, क्या किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथी में, एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट कर दी जाती है कि उस बड़ी प्रॉब्लम के आगे आप छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर कर ही देंगे। यही होता है। और इसमें किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड का हिस्सा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो जिनको अगर मतलब कि लॉजिकल बात करनी हो, लॉजिकल अगर बहस करनी हो, या फिर पुराने ज़माने में शास्त्रार्थ होता था कि तर्क के साथ बातें करनी, तो आके मेरे साथ बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉजिकल बात, इलॉजिकल बातें नहीं, मतलब जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो वही होता है इसमें। अब उस आदमी का 15-20 हज़ार रुपया टेस्ट में गया, 3-4 महीने के लिए महंगी महंगी दवाएं, मतलब कि 25 से 30 हज़ार रुपया गंवा दिया, और वो 4 महीने में और डिटोरिएट कर गया। वो पेशेंट और भी उससे वर्स्ट कंडीशन में आ गया। पहले हाथ उठा लेता था, सब कुछ हो जाता था, मसल वेस्टिंग होनी शुरू हुई उसकी राइट हैंड में। तो जाहिर सी बात है कि नर्व कंप्रेशन हो रहा है, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। तो उसमें क्या हो रहा है कि नर्व का डीजेनरेशन शुरू होना हो गया है, तभी वो नर्व सप्लाई करता है मसल को, और मसल में वेस्टिंग होनी शुरू हो गई। तो वो पेशेंट मेरे पास आए लास्ट में, आके मतलब हाथ जोड़ने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, सर ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, जाने अनजाने में बहुत गलती हो गई। अभी क्या है कि पेशेंट पहले आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सारा रिपोर्ट आप लेके आइएगा। ऑनलाइन वाले लोग भी सब समझ रहे होंगे कि हम बोलते हैं कि सारा रिपोर्ट आप जो भी आपके पास है वो भेज दीजिएगा, तो नया टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कराने में भी टेस्ट मैं बोल देता हूँ दुनिया में कहीं से करा के लाइए, मेरे पास वैलिड है, क्योंकि मुझे कमीशन नहीं चाहिए। तो वो सारा कुछ लेके आए थे। कंसल्ट मैंने जब किया, तो कंसल्ट किया मैंने, तो उनका साइन सिम्टम्स मैंने लिया। बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट, हम लोग का मेन काम होता है कि फिजिकल डायग्नोसिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लें उतना एक्यूरेट डायग्नोसिस होता है और वो अच्छा होता है। तो मैंने डायग्नोसिस किया, सारे साइन सिम्टम्स लिए और असेसमेंट किया। प्रेस्क्रिप्शन जब बनाया तो उसमें मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस लिख दिया, उसके साथ साथ में ट्रेपेजाइटिस है, रेडिकुलोपैथी है, मसल की वेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद पेशेंट ने बोला कि हाँ सर कुछ रिपोर्ट भी लेके आए। तो मैंने देखा उस रिपोर्ट में MRI में भी सेम चीज़ें वही मेंशन की हुई थी। और ऐसा नहीं है कि उन डॉक्टर साहब को नहीं पता था, उनको भी ये पता था कि इसको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तो और टॉप के लेवल के डॉक्टर हैं, वो पद्मश्री हैं, BC रॉय अवार्ड उनको मिला हुआ है। तो मेडिकल के फील्ड में हमारे यहाँ विधान चंद्र रॉय अवार्ड सबसे ऊपर का ये होता है, उनको वो अवार्ड तक मिला हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या है कि सिस्टम में बंध गए हैं, सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं, तो उनको आदत सी पड़ गई है कि जांच लिख के दे ही देना है। और 20 हज़ार का अगर पेशेंट का जांच हुआ तो 10 हज़ार रुपये डॉक्टर साहब को आना ही आना है। शाम होते होते उनके 4-5 चेले जो होते हैं यहाँ पे बैग लटका के रखे रहते हैं, वो मनी बैग, और पूरा एकदम शाम में ले आके टेबल पे उछल देते हैं कि हाँ लीजिए इतना पैसा कलेक्शन हुआ। तो वो पता है क्या है कि वो किसी गरीब का पैसा है, जो कि मतलब बिना मतलब उससे ये करके लिया गया है। उसी तरह 10-10 हज़ार का कमीशन 10 पेशेंट को लिए तो 1 लाख रुपया तो उस कमीशन से आ जाना। तो खैर ये उनका अपना पेशा है, उनकी अपनी ईमानदारी है, अपनी बेईमानी है, जो भी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा कहना ये है इन सारी घटनाओं को बताते हुए कि वो पेशेंट आया मेरे यहाँ और मेरे यहाँ आके गिड़गिड़ाने लगा, बोला कि सर पैसा नहीं है, बहुत गरीब हैं,
और आगे परिवार कैसे चलेगा समझ में नहीं आता है। हम ही एक लेबरर हैं, अब लेबरर हैं तो वो काम हम करते हैं, कैसे हम ये कर पाएंगे, परिवार चलाना है, ये करना है। जाने अनजाने जो गलती हुई माफ़ कीजिए। तो मैंने एक वर्ड उनको बोला, जाने अनजाने नहीं, जाने मतलब कि आपने जान के गलती करी है। मैंने बोला कि आपने फिजियोथेरेपी के बारे में नहीं सुना है, कंजर्वेटिव अप्रोच के बारे में नहीं सुना है? तो बोला कि सुना है। तो मैंने बोला कि तो उसमें क्यों नहीं गए? तो बोला कि पहले सोचे कि जांच वाँच करा लेते हैं, तो उसके बाद दवाई खा के देखते हैं। तो अब कोई भी लोग ये ना बोले कि जाने अनजाने गलती हुई है, जान के गलती हुई है, ये बात आप लोग एक्सेप्ट करें। जान के भी आप, अगर सिगरेट पीने वाले को पता है कि सिगरेट पिएंगे तो नुकसान होना है, लेकिन फिर भी वो पीता है, तब कहे कि जाने अनजाने जो गलती हुई उसकी वजह से सीओपीडी हो गया, तो वो थप्पड़ खाने वाला काम कर रहा है। उसको पता है कि वो लेगा, लंग्स डैमेज होगा, सीओपीडी की प्रॉब्लम होनी ही है, आज नहीं होगी कल होगी, लेकिन होगी। तो वो जाने अनजाने थोड़े हुआ, जान के भी वो गलती कर रहा है, मतलब उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसी तरह 90% केसेस में पेशेंट लोग को पता है कि यहाँ जाना है, लेकिन फिर भी क्या करें कि इनको टॉप का डॉक्टर चाहिए। टॉप का डॉक्टर को मैं बोलता हूँ उसके पास समय ही नहीं है आपको समझने का, आपको सुनने का समय नहीं। आप बोल रहे हैं, वो लिख रहा है, हो गया, जाइए ये जांच करा के लेके आइए, फिर देखते हैं। और जो डॉक्टर आपको सुनता नहीं है, आप समझ लीजिए कि वो कभी आपका सोल्यूशन नहीं कर सकता। एक ही लाइन में समझ लीजिए। तो उन्होंने बोला कि जाने अनजाने में गलती है। मैंने बोला नहीं, जान के गलती हुई है। और रही बात कि आप लोग सारा पैसा जब लुटा देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, तब आते हैं रिहैबिलिटेशन में। रिहैबिलिटेशन में मतलब कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में, फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और चाइल्ड रिहैबिलिटेशन में भी जो लोग आते हैं, तो जनरली क्या होता है कि ये डॉक्टर वो दवाई दिया, ये खिलाइए, वो खिलाइए, इतने दिन बाद फिर लेके आइए, फिर असेसमेंट करेंगे। किसी से टाई अप किया है, किसी नॉन टेक को रख दिया है, एक सेंटर अपना खोल दिया है कि हाँ वहाँ जाइए, कुछ कुछ खिलाएगा, ये एक्टिविटी कराएगा, ये करेगा। और फिर वो क्या करेगा कि फिर जैसे उससे पूछने जाएगा कि इतने दिन से आपके यहाँ आ रहे हैं, बच्चे में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुई, सेंसरी इशू है ही, तो वो कहेगा फिर से डॉक्टर साहब से जाकर मिल लीजिए, फिर से 10-15 हज़ार का जांच और प्रोसेस चलेगा। ये क्रम चलते रहता है, ये एक साइकिल है और ये साइकिल चलते रहता है, चलते रहेगा। अवेयर अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम लोग अवेयर करके क्या ही करेंगे। हम इसी फील्ड के हैं, कितना किसी से बगावत नहीं ना करेंगे, अपना काम करेंगे, ऑनेस्टली काम करेंगे। वो हम कर रहे हैं, ये हमको पता। तो अब यहाँ पे आके आप बोलते हैं कि पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी क्यों दिखाएं हम? आप बताइए कि जो डायरेक्टली आ गए, मैंने बोला है बहुत सारे वीडियो में कि जिनके पास पैसा नहीं है आके हमसे क्लियरली बोल देंगे मेरे पास पैसा ही नहीं है। वो हम आपको देखेंगे, आपसे 10 मिनट बात करेंगे तो आपका माइंड रीड कर लेंगे, तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट आपको हम देंगे, ये कंफर्म है। लेकिन अब क्या है कि आपने पहले ही 50,000 रुपये का कहीं जांच और दवाई खा के आप आए हैं, अब आके बोलें कि पैसा नहीं है, तो आपकी एक भी बात हम नहीं सुनेंगे। ये मेरा काम है, सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए ही नहीं है, मेरा ये प्रोफेशन है, कैरियर मैंने इसी फील्ड में बनाया है। मेरे पास 10 लोग मेरे कलीग्स हैं, उनको काम करते हैं तो उनको पेमेंट देना होता है या रेंट देना होता है। इसके अलावा बहुत सारा खर्च होता है, पब्लिसिटी है, मार्केटिंग है, जो भी चीज़ें करनी होती है। मैं फिजिकल मार्केटिंग में नहीं करता, हालांकि मार्केटिंग में मुझे भरोसा नहीं है। जेन्युइन बातें अगर करते हैं, जेन्युइन काम आप करते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ जो होता है उससे ही पब्लिसिटी हो जाती है आपकी। लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए महीने का लाखों चाहिए होता है, मैनेज करने के लिए, सैलरी से लेकर रेंट से लेकर सब कुछ चाहिए। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। और मैं बार बार बोलता हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैं नहीं, उनकी तरह महान नहीं हूँ कि लग रहा है कि सामने वाला जानबूझ के विक्टिम कार्ड प्ले करके मेरे से हेल्प ले रहा है और फिर भी मैं उसको किए जा रहा हूँ। तो वो संत टाइप आदमी उन लोग होते हैं। हम लोग क्या है कि कलयुग से जुड़े, उन लोग भी कलयुग में थे लेकिन जुड़े हुए हैं, और क्या है ना कि दुनिया को समझते हैं। तो दुनिया अगर ज़्यादा सीधा हो जाए तो लोग बुड़बक समझने लगते हैं, तो उस तरह के भी नहीं है। हाँ, इंसानियत है, इंसानियत के नाते जितनी चीज़ें मेरे से हो सकती है मैं सारी चीज़ें करता हूँ। तो ये उन पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा था कि उन्होंने ऐसा बोला, मैंने बोला ठीक है आपको कुछ पेमेंट कम कर दिया जाएगा, लेकिन ये कभी मत बोलिएगा कि अनजाने में गलती हुई, जानबूझ के आपने किया है
और आगे से ध्यान रखिएगा और 10 लोगों को और अवेयर कीजिएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट फिजियोथेरेपी में जाएं, ना कि इधर उधर डॉक्टर साहब लोग के यहाँ के चक्कर लगाएं। तो खैर उनको मैंने समझाया, अभी 2 दिन का मात्र ट्रीटमेंट हुआ है और वो फील कर रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो वो होनी है। मैं जिस पेशेंट में हाथ लगाता हूँ तो 99% तक की गारंटी है, गारंटी क्या कह सकते हैं कि मतलब 99% तक अपना देने की कोशिश करता हूँ और वो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट होनी है, क्योंकि ऑनेस्टी है अपने पास, और ऑनेस्टी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ होता है, ईश्वर की कृपा होती है, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होती है। अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, डिमांड बेस्ड थेरेपी और नीड बेस्ड थेरेपी पे। डिमांड बेस्ड थेरेपी मतलब कि आप आए और बोले, किसी भी सेंटर में गए, बोले कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बोलता नहीं है, आप सर हम स्पीच थेरेपी के लिए आए हैं। जिस सेंटर पे आप गए वो क्या है कि उसको फील्ड में टिकना है तो उसको कुछ भी उल जुलूल करके अपना सेंटर चलाना है। जनरली 90% लोग ये कर रहे हैं। तो आपने बोला कि हमको स्पीच थेरेपी चाहिए, आप क्या करेंगे कि आप यही बताएंगे ना कि समझ लेता है, जो चीज़ें कहते हैं कर लेता है, लेकिन बोलता नहीं है। तो जिस सेंटर पे लेके गए हैं अगर वो सही में पढ़ा लिखा है, सही में स्किल्ड है, सही में एक बढ़िया प्रोफेशनल है, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर पहले डायग्नोसिस असेसमेंट करेगा अपना, उसके हिसाब से आपको समझाएगा और तब उसके हिसाब से प्लान बनाएगा कि नहीं इसमें अभी सेंसरी इंटीग्रेशन की नीड है, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है, या फिर स्पीच थेरेपी की नीड है, या फिर स्पेशल एजुकेशन की नीड है, या फिर इसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ही सिर्फ चाहिए, या फिजियोथेरेपी की नीड है। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो पहले डायग्नोस करेगा, एसेस करेगा, उसके बाद वो जो बताएगा तो वो सही चीज़ होती है, वो सही चीज़ होती है। उसके हिसाब से आपको या तो मान लेना चाहिए। तो अगर वो सही से पढ़ा लिखा है और आपके बच्चे को लेके और अपने प्रोफेशन को लेके ऑनेस्ट है तो वो सही चीज़ें ही बताएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ कि कोई भी पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो उनसे मुझे मतलब नहीं है, उनकी बातें मुझे सुननी है, लेकिन अपने हिसाब से जांच करना है। बिना जांचे, जांच करना मतलब कि वो MRI नहीं कि 4000 कमीशन आ जाए, वो जांच नहीं, मतलब कि प्रॉपर असेसमेंट जो हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें बच्चे को देखना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि असेसमेंट में मैं कम से कम 1 सप्ताह का समय लेता हूँ। बच्चे को रेगुलर ट्रीटमेंट में भी रख दिया जाता है। आपको ये नहीं कि 1 सप्ताह का पूरा पैसा आपका वेस्टेज जाएगा, नहीं, आप थेरेपी में भी जुड़ जाते हैं। 7 दिन का 2800 रुपया होता है और 1000 रुपया असेसमेंट का, मतलब 3800 में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसमें प्रॉपर असेसमेंट हो जाता है। तो वो चीज़ें मैं करता हूँ। तो वही जहाँ भी आप जा रहे हैं तो वहाँ बोलते हैं कि इसको स्पीच थेरेपी चाहिए। अब क्या किया, सेंटर वाले ने देखा कि अगर इसकी बात नहीं मानते हैं तो ये भाग जाएगा, तो उसके लिए क्या किया कि वो देख रहा है कि नहीं इसमें स्पीच थेरेपी की नीड नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, डिमांड बेस्ड थेरेपी के लिए स्पीच थेरेपी में डाल दिया, क्योंकि आपने डिमांड किया था और आपके मन के हिसाब से वो चल रहा है कि आप भाग मत जाइए उसके यहाँ से, नहीं तो फिर क्या होगा कि महीने का 10-12 हज़ार का लॉस हो जाएगा। और जो आदमी आपकी सही और गलत हर बातों में सहमत होता है, वो चाहे आपका दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त क्यों नहीं हो, वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। ये बातें आप समझ के रखिए। साइकोलॉजी के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जो बात आप बोलते हैं उसमें ही हामी भर देता है, क्योंकि वो प्रॉपर केयर नहीं करता है, क्योंकि वो विरोध नहीं कर रहा। हर बात में आपका ये कर, आप गलत भी बातें बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करो 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 करो, मतलब कि उसको रियली में किसी तरह का आपसे मतलब है नहीं, वो केयर करता नहीं है। आप फंस भी जाएंगे किसी सिचुएशन में तो बोलेगा कि हम तो बोले थे कि नहीं करने के लिए, या फिर तुम्ही को अपने तेज बनना था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आदमी हर बात में ही, सही बात में तो एग्री कर रहा है, अच्छी बात है, गलत बात में भी एग्री कर जा रहा है, वैसे लोगों से दूर रहिए। ये 90% लोग यही कर रहे हैं कि जो बात आपने बोली उसी में वो एग्री करके वही चीज़ों में डाल दिए। और तब आप लोग बोलते हैं कि 6 महीने से जा रहे हैं स्पीच थेरेपी में, स्पीच भी नहीं आया और सेंसरी प्रॉब्लम तो उसमें है ही है। तो 6 महीने बाद आपको समझ में आता है। तो एक्सेप्टेंस आप लोग खुद ले आइए, अपने में एक्सेप्टेंस लाइएगा कि बच्चे को हाँ ये भी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि जल्दी सुधार होगा। अगर मेरे में लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम है, तो अगर मैंने एक सेल्फ क्रिटिक अब जब खुद का बन जाऊंगा तो काफ़ी सुधार हो जाएगा।
अब दुनिया के नज़र में कोई बोले कि नहीं अच्छा है, अब जो आपका दिल अजीज आदमी है उसको आप कुछ भी गलत भी कर रहे हैं तो बोलेगा अच्छा है। जैसे होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं कि कोई कपड़ा पहन ले, कुछ भी ये कर ले, माँ को दिखाएं तो बोलेगा हाँ अच्छा है अच्छा। कोई आपका दिल अजीज आदमी है, ज़्यादा करीबी है, उसको बोलिएगा कि हाँ ये ठीक लग रहा है तो हाँ अच्छा अच्छा। वो बस एक क्या है कि एक प्यार में है आपसे, वो इसलिए बोल दिया अच्छा। कुछ लोग को मतलब नहीं है इसलिए बोल दिया, गलत चीज़ें भी है तो उसको बोलेगा हाँ अच्छा अच्छा। तो वही चीज़ें हो रही हैं क्या कि आपने वो बोला, उसने उसमें डाल दिया, 5-6 महीने आपका निकल गया। अब जिसमें सेंसरी इश्यूज थे, जिसमें सेंसरी इंटीग्रेशन की नीड थी, जो बच्चा फोकस नहीं कर रहा था, जो कंसंट्रेटेड नहीं हो रहा था, आपको लगता है कि उसमें स्पीच आ जाएगी स्पीच थेरेपी करने से? बिल्कुल नहीं। 6 महीना आपका वेस्ट हुआ, समय भी गया, पैसा गया, आ जाएगा, समय गया नहीं आएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो डिमांड बेस्ड थेरेपी यही होता है कि आपने जो डिमांड करी थेरेपी सेंटर वाले ने वही दे दे, वो डिमांड बेस्ड थेरेपी। अब आइए नीड बेस्ड थेरेपी पे। नीड बेस्ड थेरेपी क्या होता है कि आप आए, मैंने असेसमेंट किया, उसके हिसाब से मैं प्लान करूंगा कि आपको क्या करना है। आपको सूट करे तो आइए, नहीं सूट करे तो दुनिया पूरी खुली हुई है, जाइए। तो ये होता है नीड बेस्ड थेरेपी। अब नीड बेस्ड थेरेपी का फायदा क्या क्या है? नीड बेस्ड थेरेपी का फायदा ये है कि डिमांड बेस्ड थेरेपी करने के लिए तो आपने सजेस्ट किया, मतलब कि सेल्फ डायग्नोसिस भी आपने किया, सेल्फ ट्रीटमेंट भी आप सजेस्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें, तो फिर मेरा वहाँ कोई रोल होता नहीं है। तो क्या है कि आप सेल्फ हेल्प सर्विस भी ले लीजिए। आइए, मेरे यहाँ सेंटर है, जितना सामान आपको चाहिए आप गूगल और यूट्यूब से देख ही लिए होंगे, विकिपीडिया एक्सपर्ट्स लोग का वीडियो कि ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, आप हमसे मांगिए, वो सारी चीज़ें हम आपको देंगे। एक पटना में कॉन्सेप्ट है ओपन किचन ऑन रेंट करके, मतलब कि वो किचन पूरा एकदम खूब बढ़िया लग्जरी टाइप बना के दिया हुआ है आपको, मॉड्यूलर किचन दे रहा है, पार्टी वार्टी के लिए हॉल दे रहा है, खूब अच्छा ये करके। वहाँ आप अपने से बनाइए, अपना पार्टी एंजॉय कीजिए, उसको 5 घंटे 6 घंटे के लिए बुक कीजिए, उसका एक चार्ज है। उसी तरह मैंने भी अब सोच रहे हैं कि कर दें कि क्या करूँ, ओपन क्लिनिक ऑन रेंट करके, कि आप आइए, अपने से डायग्नोसिस कीजिए, अपने से ट्रीटमेंट कीजिए, आप मेरे क्लिनिक में आइए, जो सामान आपको चाहिए, 1 घंटे करना चाहते हैं, 2 घंटे करना चाहते हैं, उसके हिसाब से जो चार्ज मेरा है वो दे दीजिए, आप अपने से इलाज कीजिए, अपने से जाइए। ये सोच रहे हैं शुरू करने, क्योंकि जिस तरह के लोग आ रहे हैं उसके हिसाब से तो लग रहा है यही करना चाहिए। तो उसमें होता क्या है कि नीड बेस्ड थेरेपी में कि हम डायग्नोस जब करेंगे ना, तो डायग्नोस करेंगे तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि हाँ इतना दिन में लगभग इतना इम्प्रूव कर जाएगा। तो उस हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि वहाँ मेरा अप्रोच लग रहा है, आपका अप्रोच नहीं लग रहा, आपका दिमाग नहीं लग रहा। और आपको भी गाइड करेंगे कि घर में क्या चीज़ें करें। जैसे मैंने बोला कि जिम में 2 घंटे बिताते हैं, उससे बॉडी नहीं बन रही है, आप 22 घंटे घर में क्या कर रहे हैं, उससे बॉडी बन रही है। घर में किस तरह का डाइट फॉलो कर रहे हैं, किस तरह के मतलब स्ट्रिक्ट किस तरह का ये है, वेल डिसिप्लिन्ड है कि नहीं है, उन चीज़ों पे। उसी तरह जैसे 1 घंटे क्लिनिक में रहने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होनी है, वो एक गाइडलाइन दिया गया, एक पाथवे उसको दिया गया कि हाँ भाई ये ट्रैक में तुमको नहीं जाना है, इस ट्रैक में तुमको जाना। तो जो मेन स्ट्रीम से वो हटा हुआ है उसको फिर से मेन स्ट्रीम में बसाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए घर पे कोऑपरेशन चाहिए। तो नीड बेस्ड थेरेपी के तहत यही आता है कि ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपको घर पे क्या क्या चीज़ें करनी है, उसके हिसाब से आप फॉलो करेंगे, तब आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। और ये 100% बोले, हाँ 100% गारंटीड है कि इम्प्रूवमेंट होगी। सिर्फ पैसे से इलाज नहीं हो सकता। रेगुलर सेशन मतलब कि महीने का 30 सेशन आपको देंगे तो 15,000 रुपया आप हमको देंगे, मेरे लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ ऑफिस में या घर पे बैठना है, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाना है और उतना पैसा मिल जाना है सिर्फ एक पेशेंट से। इस तरह के 10 लोगों को मैंने जोड़ लिया तो 1.5 लाख रुपए का महीना मेरा बैठे बैठे हो गया। उसके अलावा फिजिकल तो मेरा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा, लेकिन उससे क्या होगा मैडम कि फ़ायदा आपका कुछ नहीं होना है। जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको समय देना ही होगा, आपको जुड़ना ही होगा, वो समझनी होंगी चीज़ों को, और तो उसके हिसाब से अप्लाई करना होगा बच्चे में। तो वो चीज़ें जो मैं बताऊंगा कि हाँ आप एक बीड्स लेके लगाइए या फिर ये चीज़ें कीजिए, जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ, तो वो कहाँ तक सही होगा। कुछ दिन के बाद आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा कि यार ये चीज़ें एक ही चीज़ें रोज़ रोज़ करनी ठीक नहीं है।
और मैं उसके लिए यहाँ पे आया भी नहीं हूँ। फिजिकल सेशन, फिजिकल क्लिनिक जो मेरा है पटना में, मेरी प्रायोरिटी भी वो है। ऑनलाइन में आया हूँ ताकि सही चीज़ों से आपको अवेयर कर सकूँ, आपको सही चीज़ें पता चले कि डिमांड बेस्ड थेरेपी में और नीड बेस्ड थेरेपी में फ़र्क होता है। डिमांड वो होता है जो कि बच्चे ने मांगा, आपने उसकी जिद पूरी कर दी। नीड वो होती है जो बच्चे को एक्चुअली नीड है, कि बच्चे को पेरेंटिंग नीड है, उसी तरह के। तो आपको मैंने बोला कि सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशन ऑनलाइन का आपको दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप कर सकती हैं, लेकिन हमेशा नहीं दे सकते हैं। और 2 सेशन आपको दे रहे हैं तो मतलब कि मंथ में 8 से 10 सेशन आपको हो जाएंगे, उतना काफ़ी है आपके लिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और उससे आपके बच्चे में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी, ये गारंटीड है। बंगाल से रूपक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने, हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिल के बच्चे पे इतना काम किया कि सिर्फ 4 वीक्स 4 संडे उन लोग जुड़े हैं मेरे साथ, और 4 सप्ताह में मतलब 2000 रुपये उनका खर्च हुआ है, और उनके बच्चे में 20 से 25% का इम्प्रूवमेंट है। उनसे मैं पूछ लूँगा, जिनको बात करनी होगी बात कर सकते हैं, उनका नंबर मैं शेयर कर दूँगा। 20 से 25% इम्प्रूवमेंट है। मैंने सिर्फ बातें उनको बताई हैं, किया उन्होंने खुद है, मैंने नहीं किया। तो ये बातें आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतने अच्छे। आप 10 सेशन बाहर में लगा लें, लेकिन अगर आप अपने बच्चे पे काम नहीं कर रहे हैं घर पे, तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होनी है। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। एक धनबाद से लेडी हैं वो, और उनके हस्बैंड हैं रेलवे में हैं, और वो टीचर हैं, तो अभी छुट्टी लेके बैठी हुई हैं बच्चे के लिए। तो वो भी ऑनलाइन सेशन में जुड़ी हुई हैं। जितनी पंक्चुअल वो हैं, उनके बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ समय के बाद बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जानी है। उन लोग ऑनलाइन सेशन में जुड़े हुए थे, उसके बाद उन लोगों के पास कुछ समय बचा हुआ है, तो उन लोग बोले कि सर ऐसा करते हैं कि हम लोग पटना ही आ जाते हैं, जब तक छुट्टी में है तब तक आपके यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने बोला कि 3 से 4 महीने आप फिजिकल सेशन ले लीजिएगा, तो क्या होगा कि बच्चे में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो उन लोगों ने बात को समझा है, क्लिनिक देखे, पेमेंट किए, वो लोग चले गए कि कुछ दिन बाद, मकर संक्रांति के बाद आएंगे। तो उस तरह के लोग हैं। नेपाल से एक मैडम हैं, वो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में। उन्होंने बोला कि जैसे ही ठंडी खत्म होती है तो हम 3-4 लोग हैं आपके यहाँ आएंगे। उसके बाद कुछ पटना के लोग हैं, बेंगलोर में रहते हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो यहीं के लोग बोलते हैं कि पटना में इस तरह की सुविधा है, इस तरह के लोग हैं, हमको पता नहीं था। तो मैंने देखिए, मैंने बीइंग ये ह्यूमन और बीइंग इंसान कहना ज़्यादा अच्छा हो, मैंने सच बोलना होता है, हमेशा ईमानदारी से काम करना होता है। मैंने बोला कि 3-4 महीने पहले मुझे ही खुद के बारे में पता नहीं था कि ये जो चीज़ें मैं अभी शुरू कर रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से लोगों पे जाएगा, लोग इसको लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली लेंगे। लेकिन हज़ारों लोगों का मैसेज और कॉल आया। सब लोगों ने सबसे पहले फ़ोन करते ही एक बात ये बोली है कि सर बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे चैनल्स देखे, लेकिन आप जितना जेन्युइन कट टू कट बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, उतना जेन्युइन बात करने वाला एक भी चैनल नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है। तो बस समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई है ही नहीं कि जो काम मैंने शुरू किया वो भीड़ से थोड़ा सा अलग अपने आप होते गया। तो इसलिए अब मैं और ईमानदारी से काम करूँगा। अब क्षमा इसलिए चाहूँगा कि मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, क्योंकि 2 सेंटर्स और शुरू करने हैं और उसके लिए काम चल रहा है, तो थोड़ा मेरे हिसाब से अपना ये होता है। तो वो बिना मेरे रहे, मुझे परफेक्शन की प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, अब इसको अच्छी चीज़ें बोल सकते हैं या प्रॉब्लम बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्शन की प्रॉब्लम तो है कि हर काम में मुझे परफेक्शन चाहिए होता है। और जब तक मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं रहेगा मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा, तो परफेक्ट वीडियो नहीं होगा। बहुत बार मैंने बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियो 50 मिनट 60 मिनट का वीडियो बनाया और डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे वो परफेक्ट नहीं लगा। तो सेल्फ क्रिटिक हो जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आप में सुधार होने लगेंगी। तो इतने सारे लोगों का जो मैसेज और कॉल आया, तो उससे लगा कि नहीं, लोग बहुत ही नीडी हैं, उनको सही चीज़ें जाननी चाहिए, वो मतलब कि उसके लिए अवेयर करनी चाहिए। लोग एक्साइटेड हैं, लोग सीखना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं इन दोनों में फ़र्क,
कि हाँ एक डिमांड बेस्ड चीज़ें क्या होती हैं, नीड बेस्ड चीज़ें क्या होती हैं। और जो अभी 90% चीज़ों में बरगलाया जा रहा है, ये टेस्ट करा लीजिए, वो टेस्ट करा लीजिए, जबकि रिपोर्ट निगेटिव ही आना है, पॉजिटिव नहीं आना है। आपका MRI करा दिया, उसमें कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि ये बस सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम है। कहाँ आएगा वो, ब्रेन में कुछ थोड़ी घुसेगा उसमें। एपिलेप्सी वगैरह का कंडीशन होता है तो उसमें EEG वगैरह कराया जाता है, लेकिन जनरली मैं देख रहा हूँ कि ऑटिज्म वाले बच्चे जाते हैं, उनमें MRI EEG वगैरह करा ले, तो मतलब नहीं बनता है। मतलब ये है कि उन लोग बस पैसे के लिए कर रहे हैं कि परसेंटेज आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत सारे टॉपिक को इधर उधर जाके ये कर लिया, क्योंकि मेरा वीडियो स्क्रिप्टेड होता नहीं है। स्क्रिप्टेड नहीं होता इसलिए झूठ नहीं मैं बोल पाता, मैं झूठ बोल नहीं पाता। भले थोड़ा सा अटकता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं ये करता हूँ, एडिटिंग में हो सकता है कि वो पार्ट कट जाए, कभी कभी वो पार्ट रह भी जाता है कि कौन बार बार उतना समय लगाए एडिटिंग में। लेकिन झूठ मैं कभी भी नहीं बोलता, वो आपको मेरी बातों से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होता है मेरा। स्क्रिप्टेड वीडियो मतलब झूठ। तो ये बातें आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। सब लोग, अभी सोशल मीडिया का समय है और सब लोग जो बातें मैं कर रहा हूँ उससे 70 से 80% लोग रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो ऑटिज्म के ये में लेके बच्चे को लेके इतना धक्का खा चुके हैं कि उनको सही चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो देखिए, अभी आप जहाँ भी जा रहे थे, जो भी कर रहे थे, हम लोगों ने ऑनलाइन सेशन शुरू किया है। उसमें आप जुड़ सकते हैं, सिर्फ 500 रुपये का चार्ज होता है। प्रोसेस के लिए मैंने नंबर बहुत सारा दिया हुआ है, कई बार दिया हुआ है, इसमें भी मैं नंबर डाल देता हूं, आप लोग देख लीजिए। इसी नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं, 2 से 4 में कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉल मुझे पर्सनली कर सकते हैं, और मैसेज के लिए व्हाट्सएप वाला जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उस पर तो कभी भी मैसेज कर सकते हैं। प्रोसेस जान ले। इस संडे की भी बुकिंग 5 या 6 बुकिंग हो चुकी है, मैंने देखा नहीं है, और 5-6 बुकिंग और लेनी है। तो जिन लोगों को बुकिंग करना है वो आ सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक हम लोग असेसमेंट करते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं। वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि मनी मेकिंग का पर्पस नहीं है कि हम अब प्रोटोकॉल के लिए भी आपसे पैसा लें। नहीं, सिर्फ आप ऑनलाइन सेशन में जुड़ेंगे, उसके लिए 500 हम लोग लेते हैं, वो आपको पे करना है और उसके हिसाब से असेसमेंट होगा और एक आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के आपको भेज दिया जाएगा। उसके लिए डेमो का वीडियो भेज देते हैं और वो चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं घर पे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर ही पे उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बच्चे में आपसे बढ़िया थेरेपिस्ट कोई नहीं हो सकता, आपसे बढ़िया टीचर कोई नहीं हो सकता। सिर्फ आपको ये समझ लेना होगा, अपने दिमाग में ये बातें बैठा लेनी होंगी, तब सब कुछ सही होगा। तो इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।